उसके बाद हमें हेलियो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां थर्ड स्क्वाड लीडर गेट को खोलने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद हेलियो सिटी का गेट धीरे धीरे करके खुलने लगता है। इसे देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं ये मेरा पहली बार है जब मैं बाहर जाऊंगा। फिर उसे देखकर हमारा आंग सोच रहा होता है तो ह्यूमन 60 साल बाद अपने आप को एक अलग थलग जगह पे रखकर जिंदा रहते हैं। फिर सिटी गेट खुल जाता है और कैप्टन कहता है अपने इक्विपमेंट की अच्छे से जांच कर लो, कहीं ऐसा ना हो इक्विपमेंट के खराबी की वजह से तुम डीमन के हाथों मारे जाओ। फिर आंग अपने कोर को देखते हुए सोचने लगता है उन्होंने मुझे एक दूसरा स्ट्रेंथ कोर दिया है और मुझे नहीं लगता कि कोर में कोई प्रॉब्लम है। उस समय मेरी स्ट्रेंथ पलक झपकते ही खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोर मुझे रिजेक्ट कर रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। कहीं ये प्रॉब्लम मेरा दोबारा जिंदा होने से तो नहीं है। फिर जैसे ही बाहर की तरफ वो पहला कदम रखता है उसे फिर से कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है। फिर दिखाया जाता है आंख के बॉडी से एक अजीब सा वेव रिलीज होने लगता है और वो वेव धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और वो वेव पूरी दुनिया में फैलने लगता है और ये वेव को जितने भी बाहर के डीमन से सभी लोग महसूस करने लगते हैं। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और ये वेव उस गुफा के अंदर जाने लगती है जहाँ पर एक डीमन होता है जो बैठा होता है और वो इसे महसूस करके बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है और वो अपने जगह से खड़े हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पर मेरे से भी हायर लेवल का डीमन हो। फिर आंख हैरान होते हुए सोचने लगता है अभी मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी डीमन को देखा, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो उन डीमन से रिलेटेड है। फिर उसे पीछे से कोई कहता है तुम कब तक यहाँ पर खड़े रहोगे, आगे बढ़ोगे या नहीं, और ये कहने वाली सीतू होती है। फिर आंख थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, कुछ समय के लिए मेरा ध्यान भटक गया था। फिर वहीं पर तोमोई और लैन भी आ जाता है और लैन कहता है आंख क्या हुआ। फिर एग्जामिनर कहता है तुम चारों एक टीम में रहोगे और जो लोग पहले से अपने टीम को बनाकर तैयार हैं वो लोग आगे आओ। फिर आंख के पास तोमोई आती है और कहती है क्या ये तुम्हारा प्लान था, क्या तुम यहाँ जानबूझकर खड़े थे जिस वजह से एग्जामिनर ने तुम्हें हमारे टीम में डाल दिया। फिर आंख कहता है नहीं ये तो बस ऐसा ही हो गया। फिर सीतू वहाँ से जाते हुए कहती है हमें पीछे मत धकेलो। उसके कहने का मतलब ये था कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम कमजोर हो जाएगी। फिर सीतू मनी मन सोचने लगती है मैं तो एक सेकंड के लिए डर गई थी, मैं थोड़ा सा परेशान थी कि कोई मेरे साथ टीम बनाना नहीं चाहेगा। फिर लैन कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपना बेस्ट करेंगे, तो अब हमें चलना चाहिए। और तुम्हें टीम बनने के नाम पर पिक्चर क्लिक कर रही होती है। फिर हमें डिस्पेल स्टेले को दिखाया जाता है जो ब्लैक स्टोन से बने होते हैं और इसका काम कोहरे को हटाना होता है। फिर एग्जामिनर कहता है ये एग्जाम का थर्ड राउंड है और इसमें एक टीम में 4 लोग होंगे, तो ये है फॉग हंट। फिर उसके बाद एग्जामिनर उन्हें नाइफ देता है और एक डिब्बे में पैक एक चीज देता है और ये चीज होता है डिस्पेल स्टेले के सेम मटेरियल से बना हुआ एक स्टोन और इसका भी काम कोहरे को हटाना होता है। फिर हमें एग्जाम के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें कोहरे के अंदर एक पॉइंट पर जाना है और उस पॉइंट पर जाने के बाद तुम्हें डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद डीमंस को मारना है। जितना अच्छा तुम्हारा और तुम्हारी टीम का परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से तुम्हें स्कोर दिया जाएगा। फिर हमें बताया जाता है फॉग हंट हर किसी के लिए ये वॉरियर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है। ये पूरी की पूरी दुनिया कोहरे से ढकी हुई है। एक वॉरियर आने वाले खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयार होता है। वॉरियर का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हो, उसे मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है और अपनी टीम के साथ अच्छे से टीम वर्क करना पड़ता है और वो अपने विल पावर और टीम वर्क से ही डर का सामना कर सकता है। अपने अंदर के वॉरियर को जगाना और डीमन को बिना डर के मारना, इसके बाद ही कोई वॉरियर के टाइटल पाने के काबिल होता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि पुराने टीम का एग्जाम खत्म हो गया है, अब अगले टीम की बारी है और ये सब होते हुए ऊपर से खड़े होकर कोई देख रही होती है जो कहती है इस बार के नए लोग काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ सीतू फैमिली की बेटी सीतू लियो को देखने आई हूँ। और ये होती है हेलियो सिटी की सेकंड कैप्टन तादा योशियोको। गाइस पहले स्क्वाड लीडर था, अब कैप्टन हो गया है, इसलिए मैं कैप्टन कहूंगा। फिर वो कहती है तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते हो। फिर हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है और ये होता है हेलेस टाउन का फर्स्ट कैप्टन जोएल। गाइस मैं क्या ही कर सकता हूँ, पहले सिटी था अब टाउन कर दिया गया है तो मैं इसे अब से टाउन ही कहूंगा।
जाऊंगा। फिर जोएल कहता है वो एक मार्शल आर्ट फैमिली से आती है, इसलिए उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है और वैसे भी वो सबसे बेस्ट वॉरियर कैंडिडेट हैं। फिर जियाओ कहता है उसके अलावा एक और कैंडिडेट है जिसके ऊपर तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए और उस कैंडिडेट का नाम आंग है। उसे देखकर जियाओ मन ही मन सोचने लगता है मैंने उस कोर को खुद अच्छे से चेक किया था और मुझे उस कोर में कोई भी खराबी नहीं मिली, तो वो कोर कैसे टूट सकता है। फिर तादा कहती है टांग टांग तुम क्या सोच रहे हो। फिर जियाओ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा था ना कि तुम मुझे उस नाम से मत बुलाना, और तादा उसे जीभ दिखा रही होती है। फिर जोएल कहता है सिर्फ वही अकेले है जो तुम्हें छेड़ने की हिम्मत करती है। फिर तादा सीरियस हो जाती है और कहती है क्या हमने यहाँ डीमन के लेवल का पता लगाया, हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि एग्जाम के बीच में कोई फिन डीमन ना आ जाए। फिर जियाओ कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका अच्छे से ध्यान रखा है। अगर किसी भी तरह सिचुएशन खराब हो जाती है तो हमें उनसे निपटने के लिए खुद जाना पड़ेगा, और वैसे भी हेलोस टाउन के सेफ जोन के अंदर कोई भी फिन डेमन नहीं है। फिर जोएल कहता है अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आने वाले वॉरियर को बचाने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। फिर से अनाउंस किया जाता है कि पुराने टीम का एग्जाम खत्म हुआ और अब अगली टीम की बारी है। फिर वहाँ खड़े लोग कहते हैं इस ग्रुप में तो सीतू है, तो दूसरा कहता है इस ग्रुप में एक आंग नाम का लड़का भी है। फिर आंग के टीम को दिखाया जाता है जो एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। फिर उनका एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाता है और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है आंग के हाथों से कोई बहुत तेजी से डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को छीन लेता है और उसे समझ ही में नहीं आता है कि अभी क्या हुआ, और उसके डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को छीनने वाली होती है सीतू, जो बहुत तेजी से भाग रही होती है और कहती है मेरे साथ चलो, और मनी मन सोच रही होती है मैं शो ऑफ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसे ऐसा करता देख आंग भी गुस्से से सोचने लगता है उस बेवकूफ लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पॉटलाइट को छीनने की। फिर वो कहता है उसके साथ चलो। उसके बाद वो लोग उसके साथ भागने लगते हैं। फिर उसके बाद वो एक जगह रुकती है और एक हाई जंप मारती है। फिर वो हवा में ही बैक फ्लिप मारती है और एक हाथ में इक्विपमेंट और एक हाथ में नाइफ को पकड़ के डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को इंडिगेंट पॉइंट के ऊपर डालकर एक्टिवेट कर देती है। फिर तादा कहती है ओहो भले ही उसने ग्रीन कलर के रिकवरी कोर को चुना है लेकिन उसकी स्पीड ब्लू कलर के एजिलिटी कोर के बराबर है, तो ये फायदा है मार्शल फैमिली से होने का। फिर हमें 3 डीमन को दिखाया जाता है जो लोग गुर्राते हुए सीतों की तरफ आते हैं। फिर आंग कहता है लैन जाओ और हमारे लिए रास्ता बनाओ। फिर लैन हाँ कहता है और एक जगह रुकता है। फिर वो हाई जंप मार देता है और वो सीधा सीतों के आगे लैंडिंग करता है और वो अपने ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट को एक्टिवेट करके अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो उल्लू के सामने शील्ड बना देता है जिससे डीमन टकरा जाते हैं। फिर जियाओ कहता है ये उतना भी बुरा नहीं है, वो पहले से ही डिफेंस कोर को अच्छे से यूज करना सीख गया है। फिर आंग को दिखाया जाता है जो नाइफ को घुमाते हुए कहता है सीतू तोमोई तुम लोग जिस डीमन को मारना चाहते हो उसे चुन लो। फिर तोमोई कहती है ठीक है और सीतू कहती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों अपने जगह से जंप मारते हैं और डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ा सा फनी वे में तोमोई वर्सेस डीमन का राउंड 1 दिखाया जाता है। उसके बाद तोमोई अपने नाइफ को पकड़ती है और हु हा करते हुए डीमन के ऊपर काफी कट लगा देती है और वो रुकती नहीं है और उसके ऊपर लगातार कट लगाए जा रही होती है। फिर वो जंप मार के अपने पैर से डीमन के पेट पर एक जोरदार अटैक कर देती है जिस वजह से वो डीमन खून खांसते हुए जमीन पर गिरने वाला होता है। फिर उसी बीच लैन आ जाता है और अपने डिफेंस पावर को यूज करके उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच की वजह से वो जमीन में घसीटते हुए दूर चले जाता है, जिसे देखकर जोएल कहता है इन दोनों का टीम वर्क काफी अच्छा है, स्पेशली वो लड़की उसके मूव्स काफी अच्छे थे और वो एजिलिटी कोर को बहुत अच्छे से यूज कर रही थी। और जियाओ चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें दूसरे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तुम दोनों एजिलिटी कोर वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दोगे। फिर हमें सीतू वर्सेस डीमन का राउंड 2 दिखाया जाता है। फिर वो डीमन को गौर से देखती है और अपने नाइफ को पकड़ के उसके कंधे के ऊपर अटैक कर देती है और अपने पावर का यूज करती है जिस वजह से वो डीमन फूलने लगता है। फिर वो वहां से कूद के जमीन पर लैंड करती है और वो एक हल्की से सांस छोड़ती है। उसके बाद वो
वो डीमन ब्लास्ट हो जाता है और वो शो ऑफ करते हुए कातिलाना अंदाज में चल रही होती है। फिर उसके बाद आंग वर्सेस डीमन का राउंड 3 वाला फाइट चालू हो जाता है, जहां आंग अपने घुटने से डीमन के पेट में मारता है और उसके बाद अपने नाइफ को पकड़ के सोचने लगता है मुझे बस उसे 3 जगह पर कट करना होगा, फिर वो आसानी से मर जाएगा। फिर वो उसके ऊपर पहला कट गले के ऊपर करता है और दूसरा कट सीने के ऊपर करता है और तीसरा कट उसके पेट के ऊपर करके आगे बढ़ जाता है। फिर वो दोनों जमीन पर गुलाटी मारने लगते हैं। फिर आंग अपने नाइफ को जमीन में गड़ाकर अपने आप को संभाल लेता है और वो खड़े होते हुए सोचने लगता है इस कमजोर बॉडी की एक लिमिट है जहाँ तक ये संभाल सकता है, तो चलो इस एग्जाम के बहाने इस कमजोर बॉडी की लिमिट को देखते हैं। फिर वो अपने कोर की पावर को यूज करता है और बहुत ही तेजी से डीमन के पास चले जाता है। उसे देखकर डीमन अपने पंच को बनाकर आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग उसके पंच को डॉज कर लेता है और अपने नाइफ को उसके पेट में घुसा देता है। फिर वो सोचने लगता है मेरा रिएक्शन स्पीड बहुत ही स्लो है। डीमन पीछे घूमकर अपने पैर से आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग अपने नाइफ को निकालकर नीचे की तरफ झुक जाता है और वो उस अटैक से बच जाता है। फिर वो अपने नाइफ को फेंक के दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और वो अपने एक हाथ को जमीन पर रखकर दूसरे हाथ में नाइफ को पकड़ के डीमन के पेट में फिर से घुसा देता है और इस वजह से डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग समय रहते अपने नाइफ को निकालता है और झुककर उस अटैक से बच जाता है। फिर वो बैक फ्लिप मार के उस डीमन के गर्दन के ऊपर एक गहरा कट लगा देता है। फिर वो पीछे जंप करके जमीन पर लैंड करता है और उस डीमन को वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर वो अपने नाइफ को घुमाने लगता है। फिर लैन कहता है उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डीमन के साथ किसी खिलौने के जैसे खेल रहा हो। फिर तोमोई कहती है हम लोग डीमन को मारने में कामयाब रहे और उसे देखकर सीतू मन ही मन गुस्सा कर रही होती है और सोच रही होती है इसका इरादा पहले से ही शो ऑफ करने का था। फिर तादा कहती है वो कमजोर लड़का कौन है, वो काफी अच्छे से अटैक कर रहा था। फिर जॉयल भी कहता है उसे देखकर कैंडिडेट नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि वो कोई एक्सपीरियंस वॉरियर हो। और जियाओ भी उसे गौर से देख रहा होता है और अभी तक वो डीमन नहीं मरा होता है। फिर आंग हाँफते हुए सोचता है तो आखिर में पिछले लाइफ के मुकाबले में अभी इस बॉडी में कोई भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता। मैंने कुछ ही समय में बहुत ज्यादा सांस ले लिया है। ये सिचुएशन मेरे लिए सच में खराब है। लगता है मुझे अब खुद इस डीमन को खत्म कर देना चाहिए और इस डीमन के साथ एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। और वो उस डीमन को मारने के लिए बहुत तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास आता है जमीन से कोई नोकीली चीज निकलती है जिसे देखकर आंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो नोकीली चीज डीमन के आर पार हो जाती है और इस वजह से आंग भी पीछे की तरफ फेंका जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। फिर तोमोई कहती है अचानक से ये जड़ें कहाँ से आ गई और आंग भी कहता है ये क्या हो रहा है। फिर हमें एक डीमन के हाथों को दिखाया जाता है और ये हाथ पुराने वाले डीमन के पीठ से निकलता है। फिर वो हाथ उस पुराने डीमन को बीच से चीर देता है और उस डीमन को देखकर आंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी नजर भी आंग के तरफ पड़ती है और वो आंग को देखकर बहुत जोर से गुर्राने लगता है और उस डीमन की ब्लड स्मेल चारों तरफ रिलीज होने लगती है और उसे वो तीनों ऊपर खड़े कैप्टन महसूस कर लेते हैं और उसे जियाओ महसूस करके थोड़े देर के लिए तो वो हैरान होता है, फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर वन फिन डीमन आ गया है। उसके बाद जितने भी एग्जाम ग्राउंड में वॉरियर कैंडिडेट होते हैं वो सब भागने लगते हैं। फिर हमें तादा और जॉयल को दिखाया जाता है, वो लोग भी लड़ने के लिए नीचे की तरफ जंप कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग जहाँ जंप किए होते हैं वहाँ पर धमाका हो जाता है और वहाँ पर धूल ही धूल होता है और वो दोनों उस धूल को चीरते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तादा चिल्लाते हुए कहती है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कैप्टन जियाओ के पास जाओ, तुम लोगों को टाउन तक सेफली पहुँचा देंगे। हमें आंग और उसकी टीम के सामने डीमन दिखाया जाता है जो कहता है हाँ यहाँ पर ह्यूमन है लेकिन तुम लोगों में से किसी के पास डीमन का ऑरा है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर आंग सोचने लगता है क्या हम में से किसी के पास डीमन का ऑरा है, उसके कहने का क्या मतलब है। फिर वो डीमन कहता है तो वो तुम लोगों में से कौन है और वो अपना खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज करने लगता है और उसे देखकर सीतू सोचने लगती है ये वन फिन डीमन है जो बिना फिन डीमन के कंपेयर में बहुत ताकतवर
ताकतवर होते हैं। इसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे चारों तरफ से जड़ें जकड़ कर रखी हैं। फिर वो फिन डीमन उल्लू की तरफ आगे आने लगता है, जिसे देखकर आंग सोचने लगता है ये बॉडी अभी इस हालत में नहीं है कि ये वन फिन डीमन का सामना कर सके। एक नॉर्मल वॉरियर को ऐसा महसूस होता है जब उसके सामने वन फिन डीमन ओवरवेलमिंग पावर के साथ खड़ा होता है। फिर वो डीमन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों में से वो कौन है, मैं तुम सभी को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो अपनी उंगली में ऑरा को इकट्ठा करता है और उस ऑरा को उन चारों के ऊपर लेजर के जैसे शूट कर देता है, जिसके वजह से वो अपने होश खो बैठते हैं और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। फिर उसके जड़ों के पास एक क्रैक हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और उस क्रैक को तोड़ते हुए तादा और जॉयल एंट्री मारते हैं और जॉयल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उनसे दूर रहो। और उसकी बात सुनकर डीमन हंसने लगता है। फिर वो डीमन जड़ से अपने आसपास केज के जैसे बनाने लगता है और जब वो केज के जैसे बना लेता है तो कहता है गुड बाय ह्यूमंस। नीचे की तरफ गड्ढा हो जाता है और वो डीमन उसी गड्ढे में चले जाता है और साथ ही आंग की टीम को भी अपने साथ ले जाता है। फिर तादा कहती है वो अपने साथ 4 वॉरियर कैंडिडेट को ले गया है। फिर उस गड्ढे के किनारे डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है क्योंकि वो जमीन के नीचे आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से उस जगह के ऊपर का जमीन उभरने लगता है। उसे देखकर जॉयल चिल्लाते हुए कहता है वो भाग रहा है, हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तादा कहती है डीमन का निशान यहीं पर खत्म हो गया। जी याओ ने एग्जाम शुरू होने से पहले इस एरिया को कई दिनों तक अच्छे से चेक किया था, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर वन फिन डीमन आ जाए। वो इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जी याओ ऊपर से कहता है तादा जॉयल। फिर वो लैंड करता है और कहता है बच्चे कहाँ हैं। फिर जो भी हुआ होता है वो लोग जी याओ को बता देते हैं। इस बात को सुनकर जी याओ हैरान हो जाता है और वो कहता है तो तुम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। फिर जॉयल कहता है शांत हो जाओ जी याओ, उसका निशान सिर्फ यहीं तक था। इस जगह के बाद वन फिन डीमन और ज्यादा नीचे की तरफ चला गया, जिस वजह से हमें आगे का निशान नहीं दिख रहा और आगे का एरिया बहुत खतरनाक है, इसलिए हम उन्हें ढूंढने के लिए ऐसे ही आंख बंद करके नहीं जा सकते। फिर जिया उसी निशान को छूने लगता है और उसे वही पुरानी बात याद आने लगता है जहाँ फिन डीमन उसके सामने उसके भाई को लेके जा रहा था और उसका भाई उससे मदद मांग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। इस बात को सोचकर वो गुस्से से उसी जगह पर बहुत जोरदार पंच मार देता है। फिर वो कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरे वजह से वो लोग खतरे में आ गए, और वो ऐसे ही बोल बोल के अपने आप को दोष दे रहा होता है। फिर जॉयल कहता है पहले हमें टाउन में जाना होगा, इस खबर के वजह से पूरा टाउन घबरा गया होगा और हम तीनों का टाउन से ज्यादा समय के लिए बाहर रहना अच्छा नहीं होगा। हम वहाँ जाने के बाद में यहाँ सर्च टीम को भेजेंगे जो इस निशान को अच्छे से चेक करेगा और इस एरिया को अच्छे से सर्च करेगा कि यहाँ पर कोई और फिन डीमन तो नहीं है। फिर तादा उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है उन 4 बच्चों के साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था, पर हम लोगों को अपने आप को संभालना होगा। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। फिर जी याओ अपने कंधे से उसके हाथ को हटा देता है और खड़े होते हुए कहता है तुम लोगों को पहले जाना चाहिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जोएल कहता है क्या तुम सच में ये करने वाले हो। फिर तादा कहती है तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि सूरज ढलने से पहले तुम वापस आ जाना। तो ठीक है। फिर जी आओ कहता है तो ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर तादा कहती है तुम जानते हो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। फिर जोएल भी अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने सही कहा, उसके छोटे भाई को डीमन उठा ले गया, इसलिए वो उसका दोष अपने आप को देता है। फिर तादा कहती है अगर उसका छोटा भाई अभी जिंदा होता तो वो बिल्कुल उन 4 बच्चों के जैसी उम्र का होता। लगता है उन बच्चों ने जी याओ को अपने छोटे भाई की याद दिला दिया है। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और आंग को होश आ जाता है और वो सोचने लगता है मैं कहाँ हूँ, क्या ये अंडरग्राउंड है और क्या सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। फिर उसके पीछे से डीमन आता है और कहता है तो तुम जाग गए, और आंग उसके तरफ तेजी से मुड़ के देखता है और मन ही मन सोचने लगता है ये तो वन फिन डीमन है। फिर वो डीमन कहता है तुम सबसे पहले जगे हो, इसका मतलब डेफिनेटली तुम दूसरों से अलग हो, तुम उल्लों के जैसे सेम नहीं हो। मैं इस बात के लिए बहुत
ज्यादा क्यूरियस हूँ। फिर वो डीमन आंग के मुंह को बहुत तेजी से पकड़ता है और पीछे वाले पिलर में उसे पटक देता है। फिर वो डीमन कहता है, तुम्हारे पास बिल्कुल डीमन के जैसे ऑरा कैसे हो सकता है? एक ह्यूमन होने के बावजूद भी तुम्हारा ऑरा मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आंग कहता है, तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो? फिर वो अपने डीमन कोर को यूज करने लगता है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो जड़ उसे बांध के रखा था वो भी टूट जाता है और उससे डीमन भी पीछे हट जाता है। फिर वो जंप करके जमीन पर लैंड करता है और अपने डैगर को निकालकर बहुत ही तेजी से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन बड़े ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो डीमन कहता है, लगता है तुम में ज्यादा ही हिम्मत है। फिर वो अपने हाथ में एक अटैक को चार्ज करता है और आंग के ऊपर कर देता है, लेकिन आंग बैक फ्लिप मार के उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो जंप करके पीछे की तरफ आ जाता है। फिर वो सोचने लगता है, अगर ये पिछला लाइफ होता तो मैं पलक झपकते ही इसके सिर को धड़ से अलग कर देता, लेकिन अभी मुझे इन तीनों को बचाने की जरूरत है। फिर वो उसके तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये एक रेड कोर डीमन है। इसके मूवमेंट और इसके लिम्ब के वजह से इसका रिएक्शन और इसका अटैक दोनों तेज हैं। का मतलब ये भी है कि इसका जॉइंट कमजोर है। इसका एजिलिटी ताकत और कमजोरी दोनों है। फिर वो डीमन कहता है, ये सब बेकार है और वो फिर से अपना लेजर वाला अटैक कर देता है। आंग इस अटैक को मुश्किल से डॉज करता है, पर इस मौके का फायदा उठा के वो डीमन हाथ को आंग के सीने में घुसा देता है। फिर आंग मन ही मन सोच रहा होता है, यही एक रास्ता था जिस वजह से मुझे मौका मिल सके इसके कमजोर हिस्से के ऊपर अटैक करने का। अब मैं इसके जॉइंट पर अटैक कर सकता हूँ। फिर आंग उसके हाथों के जॉइंट के ऊपर अटैक कर देता है। फिर आंग उसके हाथों को जोर से पकड़ता है और उसके हाथ को खींच देता है और उसका हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है, जिसके वजह से वो डीमन दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर आंग कहता है, तुमने मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैंने इससे पहले अपने हाथों से अनगिनत वन फिन डीमन को मारा है। फिर उसकी बात सुनकर डीमन हंसने लगता है और वो बहुत तेजी से आंग के पास जाकर उसके पेट में बहुत ही जोरदार पंच मारता है और इस पंच को खाकर उसकी हालत मरने के बराबर हो जाती है और इस पंच के वजह से वो दूर जाके चट्टान में टकराता है। उसके टकराने के वजह से उसके पीछे के चट्टान में भी क्रैक आ जाता है और इस वजह से उसका हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। फिर डीमन हंसते हुए कहता है, भले ही तुम मेरी कमजोरी को जानते हो, लेकिन मैं वुड टाइप रेड कोर हूँ। और वो अपने हाथ को रीजनरेट करने लगता है। फिर वो कहता है, इसका मतलब मैं अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ। फिर आंग सोचने लगता है, रीजनरेशन तो सिर्फ ग्रीन कोर वालों के पास होती है। उसने कहा कि वो वुड टाइप है और उसके पास रेड कोर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 60 साल बाद डेमन्स भी इवॉल्व हो गए हैं? फिर वो डेमन कहता है, ऐसा लगता है तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो उंगली को अपनी तरफ करता है, जिस वजह से जड़ के नुकीलेदार स्पाइक्स आंग के आर पार हो जाते हैं। उन जड़ों की मदद से वो आंग को अपनी तरफ बुला लेता है। फिर वो डीमन उसके सिर को पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है और कहता है, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी। फिर आंग सोचने लगता है, ये जड़ों के स्पाइक्स मेरे ऑर्गन के आर पार हो गया है, इसलिए मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या मैं दोबारा इसीलिए जिंदा हुआ था कि मैं डीमन के हाथों फिर से मर सकूं और मेरे साथ वो लोग भी मारे जाएंगे, जैसे पिछली लाइफ में जो लोग मेरे तरफ थे वो मेरे सामने मारे गए थे। फिर वो कहता है, सभी लोग मुझे माफ कर देना, ये मेरे लिए कितना बड़ा पछतावा वाली बात है। फिर डीमन उसे झुक के देखने लगता है और कहता है, क्या ये मर गया? ह्यूमन कितने कमजोर होते हैं। फिर वो डीमन अपने जीभ को निकालते हुए कहता है, इवॉल्व। अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो मैं इवॉल्व हो जाऊंगा, तो अब मुझे इसे खा लेना चाहिए। और वो जैसे ही उसे खाने वाला होता है तो वही पिछले लाइफ में आंग के मरने से पहले वाला डीमन दिखाया जाता है। फिर आंग के बॉडी से एक जबरदस्त डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है, जो कहता है, क्या तुम सच में मुझे खाना चाहते हो? और उस ऑरा को देखकर वो डीमन भी पीछे हट जाता है। फिर वो डीमन कहता है, तुम इतना जल्दी नहीं मर सकते, मेरे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दिखाया जाता है आंग के इक्विपमेंट का डीमन को टूटने लगता है। फिर आंग के अंदर का डीमन कहता है, मुझे नहीं
लगा था कि मुझे अपने अंदर के बचे हुए कॉन्शसनेस को यूज करना पड़ेगा, वो भी ऐसी जगह पर। फिर वो वन फिन डीमन कांपते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, ये 5 फिन नहीं 6 फिन डीमन है। फिर आंग को जितने भी चोट लगे होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं और आंग का डीमन को भी पहले से अलग हो जाता है। फिर आंग के अंदर का डीमन हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, 6 फिन। फिर धीरे धीरे करके उसके हाथ और पैर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। फिर आंग पूरे तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जैसे ही अपने आंखों को खोलता है एक ऑरा का जबरदस्त प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिस वजह से वो वन फिन डीमन भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है और इस ऑरा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन को चीरते हुए बाहर निकल जाता है और जो डीमन इस ऑरे के प्रेशर के चपेटे में आता है वो राख में बिखर जाता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बचती है और इसका प्रेशर पूरे जंगल में रिलीज होने लगता है। फिर हमें आंग के डीमन को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत ही खतरनाक रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद वो डीमन कहता है, मैं 8 फिन डीमन हूँ, इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कोर डीमन, मैं तुम्हारा किंग हूँ। और उसके बाद सुनकर वो वन फिन डीमन कांपते हुए आवाज में कहता है, हमारे किंग। फिर आंग का डीमन कहता है, अपने घुटने टेको, और सिर्फ उसके कहने से ही उस डीमन का बॉडी अपने आप घुटने टेक देता है। फिर आंग का डीमन कहता है, तो तुम मेरा नाम बताओ। फिर वो डीमन कांपते हुए आवाज में कहता है, आपका नाम क्रिम्सन किंग फिन है।